जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेटिक रेट का लीनियर रिलेशनशिप होता है, ऐसे ही इंसिडेंट लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं। यानी कि अगर हम लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होता। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट्स। इसके बाद फोटोसिंथेटिक रेट कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। क्या आपको ये बात पता है कि हायर लाइट इंटेंसिटीज पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हायर लाइट इंटेंसिटीज पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हाई लाइट इंटेंसिटीज पर जब क्लोरोफिल पिगमेंट डैमेज हो जाता है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वैरी करती है 0.03% से 0.04% तक, लेकिन फिर भी C3 और C4 प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी वैरी करती है तब भी C3 और C4 प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पर। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन दोनों कंबाइंडली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक रेट को C3 और C4 प्लांट्स में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लो लाइट इंटेंसिटीज पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस का C3 और C4 प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक रेट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटीज पर C3 और C4 प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशंस को। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि C3 और C4 प्लांट्स का जो सैचुरेशन पॉइंट है उसमें डिफरेंसेस हैं। C3 प्लांट्स का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो ज्यादा है C4 प्लांट्स के सैचुरेशन पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम C3 प्लांट्स को CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देंगे तो उनका फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा था कि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दोनों शो करता है। C3 प्लांट्स में क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है। यहाँ पर अगर हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट्स को ज्यादा देंगे तो उनमें फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से उनका फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा। लेकिन C4 प्लांट्स में इस इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का फोटोसिंथेटिक रेट में ज्यादा फर्क इसीलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता अगर हम इन प्लांट्स को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी दें। अब हम ये समझ लेते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेटिक रेट को। लाइट और डार्क रिएक्शंस दोनों ही अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट डार्क रिएक्शन पर ज्यादा होता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डार्क रिएक्शन एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। हायर टेम्परेचर्स पर क्योंकि ये एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली, इसीलिए टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होता है डार्क रिएक्शन पर। जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा है कि C4 प्लांट्स वेल एडेप्टेड होते हैं हाई टेम्परेचर्स के लिए और हाई लाइट इंटेंसिटीज के लिए। इसीलिए टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो C4 प्लांट्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 प्लांट्स वेल एडेप्टेड नहीं होते हाई लाइट इंटेंसिटीज के लिए और हाई टेम्परेचर्स के लिए। इसीलिए C3 प्लांट्स हाई टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्टेड होंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा है कि C3 और C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए वो डिफरेंट होता है। C3 प्लांट्स में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए वो है 25 डिग्री सेल्सियस और C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर्स के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं, इसीलिए अगर हम C4 प्लांट्स को
हाई टेम्परेचर्स देते भी हैं तो उनके फोटोसिंथेटिक रेट में ज्यादा रिडक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए कम होता है और वो हाई टेम्परेचर्स और हाई लाइट इंटेंसिटीज के लिए वेल अडेप्टेड नहीं होते, इसीलिए अगर हम उनको हायर टेम्परेचर्स देंगे तो उनका फोटोसिंथेटिक रेट बहुत ही जल्दी डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब हम वाटर का इफेक्ट फोटोसिंथेटिक रेट पर क्या होता है वो समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए अगर प्लांट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। वाटर की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि प्लांट होता है। अगर हम प्लांट को सफिशिएंट वाटर सप्लाई नहीं देते तो प्लांट वाटर स्ट्रेस में चला जाता है और वो मुरझा जाता है, जैसे कि आपको इन पिक्चर्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। जब हम प्लांट्स को प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं दे पाते तो प्लांट्स वाटर स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब प्लांट्स वाटर स्ट्रेस में चले जाते हैं तब वो अपना ज्यादा से ज्यादा पानी रिटेन करना चाहते हैं। वाटर को रिटेन करने के लिए वो अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा बंद होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी प्लांट में कम हो जाती है। जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसी की वजह से फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज होगा। प्लांट्स में वाटर स्ट्रेस होने की वजह से प्लांट्स विल्टिंग भी शो करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो लीव्स का होता है वो रिड्यूस हो जाता है और फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज हो जाता है।